चलिए दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम कक्षा 10वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। अब तक टोटल हमने इस चैप्टर में पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है। आज ये आपका छठवां यानी 6 पार्ट है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो लेक्चर में ये बताया था, ये चैप्टर उतना उपयोगी नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी इसमें बहुत सारे एमसीक्यू आपका जो है यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, और जो कि तब ज़्यादा पूछा जा रहा है जब से ये ओएमआर शीट आया है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। चलिए कल के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कल के सेशन को हमने समाप्त किया था। देखिए कल का जो हमारा सेशन था, जो क्लास था, कल के क्लास में हम भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के टॉपिक पर पढ़ रहे थे। यानी भूमि निम्नीकरण क्या था, ये टॉपिक था, और संरक्षण के उपाय, यह हमारा टॉपिक था। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से भूमि निम्नीकरण क्या है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना था। संक्षिप्त में मैं बता दूं कि भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि जब भूमि की उर्वरता अपने निचले स्तर या न्यूनतम यानी नीचे हो जाए, तो उसे हम भूमि का निम्नीकरण करते हैं। भूमि का निम्नीकरण कई कारणों से होता है। इस दो कारण मुख्यतः होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण, एक मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण जैसे कि हम पशुओं को चराते हैं, जैसे कि हम जब पशुओं को किसी खेत में बहुत ज़्यादा चराते हैं, अति पशुचारण हुआ, खनन हुआ। जैसे आप देख सकते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में जहाँ पर लोग खेती करते हैं, वो अपने खेत में बहुत ज़्यादा पशुओं को चराते हैं, जिससे ह्यूमस की मात्रा खत्म हो जाती है, और क्या वो जमीन बंजर या कम उपजाऊ होने लगती है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा अपने खेतों से मिट्टी का खनन करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भूमि निम्नीकरण प्रभावित होता है। तो अति खनन और अतिचालन से क्या कहीं ना कहीं भूमि का निम्नीकरण होता है। ये मानवीय कारण है, जो जाने या अनजाने में लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि में, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही कृषि योग्य शहर में तो होगा नहीं, तो ये लोग करते हैं। अगर प्राकृतिक कारण में देखें, तो प्राकृतिक कारण में जैसे भूस्खलन हुआ, मृदा अपरदन हुआ, भूकंप हुआ, इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं भूमि की जो निम्नीकरण है वो अपने नीचे चले। भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो कहीं ना कहीं एकदम अपने निचले स्तर तक वो चली जाती है। ये भी एक कारण है, जिसमें ये जो भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, मृदा का अपरदन हुआ, ये जो होता है, ये कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा ये होता है, और हर समाज में हर काल में कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा आते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन वर्तमान के काल में, वर्तमान के समय में देखा जाए, तो हम मानव द्वारा ऐसे बहुत सारे हस्तक्षेप किया जा रहा है। प्रकृति में भौतिक वस्तुओं में इतना हस्तक्षेप कर दे रहे हैं कि जो पहले के समय में, मान लीजिए अगर इतना बड़ा भूकंप आता था, तो आज वही भूकंप इतना बड़ा आ रहा है। वजह क्या कि हम इतना ज़्यादा प्रकृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, पर्यावरण की चीज़ों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके वजह से जिन कारणों से भूस्खलन या जो हमारा मृदा का जो निम्नीकरण होता है, वो क्या बड़े पैमाने पर भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, वो क्या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो भूमि का जो निम्नीकरण है, हमारे प्रकृति में हस्तक्षेप की वजह से वो कारणों को बल मिल रहा है। जैसे भूकंप से वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूस्खलन से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मृदा के अपरदन से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बाढ़ से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। भूमि का निम्नीकरण, हालांकि बाढ़ आता है तो जैसे कि उत्तर भारत के क्षेत्र में देखिए, जब बाढ़ आता है तो उससे क्या अपने साथ, जहाँ पर बाढ़ लगता है तो उस मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, जहाँ पर वो खेती, वो भूमि उपजाऊ तो हो जाती है। लेकिन जब बाढ़ आता है, तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को, बहुत सारी मृदा को बहा भी ले आता है, बहुत सारे भूमि के टुकड़ों को अपने साथ बहा के ले चला जाता है। आपने देखा, जो कहीं ना कहीं भूस्खलन को देखने को अब मिलता है। तो बाढ़ फायदा भी है भूमि के लिए, और बाढ़ नुकसान भी है, दोनों है। कोई भी जरूरत से ज्यादा हो तो नुकसान भी है, फायदा भी है। तो बाढ़ आने से कहीं ना कहीं देखिए, भूमि की उत्पादन शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन साथ में भूमि का निम्नीकरण दोनों होता है। क्योंकि जब बाढ़ आता है, तो बाढ़ के साथ भी हमारे उत्तर भारत क्षेत्र में, यूपी बिहार में भूस्खलन भी बड़े पैमाने पर दिखता है। जब आप देखते हैं कभी कभी बाढ़ ऐसा आता है कि अपने साथ बड़े बड़े मकानों को बहा ले जाता है, बड़े बड़े भूमि का भूखंड टूट कर बह जाते हैं। तो क्या है, भूमि का भूस्खलन ही हुआ, भूस्खलन हुआ। ये भी क्या है, भूमि का निम्नीकरण और उत्पादकता कम हो जा रही है, इत्यादि चीजें ये हो रही है। तो भूमि का जो निम्नीकरण का सामान्य अर्थ यह है कि जब भूमि की उत्पादनता अपने नीचे चली जाए, यानी हम किसी 1 बीघे खेत में यदि 10 क्विंटल गेहूं उगा रहे हैं, अगर भूमि का निम्नीकरण हो जाए, तो क्या होगा, अगले साल वो 8 क्विंटल होगा,
अगले साल वो 6 कुंटल, यानी उत्पादनता गेहूं की वो क्या घटते चली जाएगी। समान मेहनत समान प्रौद्योगिकी तकनीकी के आधार पर भी क्या वह घटती चली। तो जिसे कहेंगे कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। और निम्नीकरण जैसे मैंने बताया 2 ही कारणों से था, मानव कारण और प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण से भी भूस्खलन, मृदा का अपरदन, बाढ़, अन्य चीजों से होता है। लेकिन जब हम मानव हस्तक्षेप करते हैं, पर्यावरण में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा जो है निम्नीकरण बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। और मानवीय कारण तो मैंने बता दिया, अति पशुचारण हो गया, फिर खनन हो गए, उद्योग, इन सभी चीजों से क्या कहीं ना कहीं भूमि का निम्नीकरण होता है। इन सभी चीजों के बारे में कल जो है हमने पढ़ लिया। ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया ताकि कल के वीडियो और आज के वीडियो में मैं आपको इंटरलिंक कर सकूं, आपको लिंक करके पढ़ा सकूं। क्योंकि बहुत से बच्चे नए भी होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ। और आज के जो चैप्टर है हमारा संसाधन विकास का जो पार्ट 6 है, इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को एक बता दूं, कक्षा 10वीं के बच्चों का डेली शाम 5 बजे यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के जो हमारे 10वीं के बच्चे हैं, चाहे वो भूगोल पढ़ते हो, चाहे नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ते हो, चाहे इतिहास पढ़ते हो, डेली शाम 5 बजे कक्षा 10वीं के बच्चों का लाइव क्लास चलाई जाती है। इस समय मैं लाइव हूँ। यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और ओमकार मौर्य क्लासेस जो हमारे यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। और ये जो क्लास है यूपी बोर्ड वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए न्यू अपडेटेड क्लास है, न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर अपडेटेड क्लासेस है। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का जो है लाइव जो है मैं कमेंट आप लोगों का जो है लाइव जो है मैं कमेंट पढ़ लूँ। आप एक सेकंड जरा रुके रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ अभी तक जो बच्चे लाइव हैं उनका स्वागत है। चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। अब वनोन्मूलन यानी वनों की बड़े कटाई है, वनों का बड़े पैसे में नुकसान, यानी जो खनन है, खनन यानी जब मिट्टी को खनते हैं तो इसके वजह से भारत के कुछ राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में क्या भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी उत्पादनता नीचे चली जा रही है। और ये सवाल ये उठता है कि आखिर जो खनन के कार्य हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है जो आपका मध्य प्रदेश है, आपका ये जो आपका मध्य प्रदेश है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो भूमि है, भूमि में कोयला हुआ, अन्य न जाने बहुत सारे क्या आपको अयस्क या धातु क्या आपको दिखने को मिलेंगे। जैसे कोयला हुआ, लोहा हुआ, इन सभी चीजों का बड़े पैमाने पर कोयला और लोहा क्या बड़े पैमाने पर दिखते हैं। इसलिए इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर भूमि का खनन होता है, जिसके वजह से वनों का उन्मूलन होता है, वनों का नुकसान होता है। इसके साथ साथ भूमि निम्नीकरण होता है, उसके उत्पादनता अपने निचले स्तर तक चली जाती है। इसका भी आप एक विशेष रूप से आप इसका भी एक ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना। और जो महाराष्ट्र है यहाँ पर बड़े पैमाने पर, यानी महाराष्ट्र में लिख दो, महाराष्ट्र में अति पशुचारण, देखिए अति पशुचारण होता है, यानी महाराष्ट्र में अति पशुचारण होता है, जिसके वजह से क्या वहाँ की जो भूमि का जो उत्पादनता अपने नीचे स्तर तक, यानी महाराष्ट्र भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ के लोग बहुत बड़े पैमाने पर पशुओं को ऐसे खुले खेत में चराते हैं, और इतना ज़्यादा चराते हैं जिसके वजह से वहाँ क्या जो ह्यूमस की मात्रा है वो समाप्त हो गया है, और वहाँ के बड़े पैमाने पर भूमि निम्नीकरण की समस्या बनी हुई है। तो महाराष्ट्र में भूमि की निम्नीकरण की समस्या क्या अति पशुचारण है। तो वहाँ की सरकार अति पशुचारण या ऐसे क्षेत्र पर अति पशुओं को चढ़ने पर एक तरह से प्रतिबंध लगाए रखती है। आप देखिए, एक समस्या अगर प्रतिबंध लगाए तो हम वहाँ का भूमि निम्नीकरण की समस्या से हम समाप्त कर सकते हैं, उस समस्या को खत्म कर सकते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। भूमि निम्नीकरण के, ठीक है।
अधिक पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए भी उत्तरदायी है। और भूमि निम्नीकरण जो है, अब जैसे जो हमारा जो पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ये वो राज्य हैं जहां पर सिंचाई का अच्छा खासा विकास हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े आपको टेबल देखने मिल जाएंगे, सिंचाई के यंत्र मिल जाएंगे, जिससे किसानों को तो कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होता है कृषि में सिंचाई के लिए। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा अधिक सिंचाई होती है कि यहाँ के भी क्या उत्पादनता जो है, उत्पादनता नीचे चली गई। और यहाँ पर क्या भूमि का भी निम्नीकरण होता है, भूमि का भी क्या निम्नीकरण आपको देखने को मिलता है। निम्नीकरण होता है यानी जब हम किसी भी खेत में यदि हम पशुओं को बहुत ज्यादा चाहें तो उत्पादनता नीचे जाएगी। किसी भी खेत में यदि हम खनन करें तो भी क्या भूमि की जो उत्पादनता है नीचे जाएगी। किसी भी खेत में हम अधिक सिंचाई करेंगे तो भी क्या बहुत जरूरत से ज्यादा सिंचाई करने से क्या वहाँ की क्या ह्यूमस की वहाँ पे क्या भूमि का निम्नीकरण होगा। यानी ये जो तीनों है ये अति पे आते हैं। यानी किसी भी खेत में यदि हम सामान्य मिट्टी निकाल लें तो उससे नुकसान नहीं होगा। सामान्य उस खेत में यदि हम गाय भैंस बकरी को चलें तो नुकसान नहीं होगा। सामान्य यदि सिंचाई करें तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अति यानी बहुत मात्रा में वहाँ पर खाली खेत में यदि हम पशु को चराएं तो भूमि निम्नीकरण होगा। बड़े पैमाने पर मिट्टी का खनन करें तो भूमि निम्नीकरण होगा। और बड़े पैमाने पर जब सिंचाई करें हमेशा उससे भी क्या होता है भूमि का निम्नीकरण होता है, जिसकी वजह से भूमि का बंजर होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इन राज्यों की अपनी अपनी समस्या है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूमि की उत्पादनता यदि कम हो रही है तो उसका वजह है अति सिंचाई। बहुत जरूरत से ज्यादा बहुत सिंचाई करते हैं, हमेशा सिंचाई करते रहते हैं, एक लिमिट में करना चाहिए। दूसरा ये जो आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है तो खनन है, क्योंकि कोयला के लिए, लोहा के लिए, अन्य धातु अयस्क के लिए क्या खनन होता है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए अति पशुचारण है, वहाँ पे छोटे पशु गाय भैंस बकरी को ऐसे चराया जाता है, इतना चराया जाता है जिससे ह्यूमस 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 की मात्रा क्या ह्यूमस की मात्रा क्या समाप्त हो जा रही है, जिससे भूमि क्या बंजर कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये भी क्या एक समस्या है। अब आगे देखिए, खनिज प्रक्रियाओं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने यानी खड़िया मृदा और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। इस सभी चीजों का भी कहीं ना कहीं आप ध्यान, इससे भी क्या पर्यावरण का हमारा नुकसान हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब आगे देखिए, भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। अब आपको यहाँ पर बताया गया कि जो भूमि निम्नीकरण है वो भूमि निम्नीकरण क्यों हो रहा है, भूमि निम्नीकरण के पीछे क्या कारण है। अब यह जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण इसको कैसे कम किया जा सकता है, यानी भूमि का जो उत्पादनता है वो बहुत कम है, आखिर इसको सही कैसे किया जाता है। इसके जो है कई उपाय बताए गए। उन उपायों को बताने से पहले मैं कहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीजें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है मैं इसको जो हूँ इरेज कर दूं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं डेली शाम 5 बजे लाइव क्लास चलती है, आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि जो भूमि निम्नीकरण है आखिर इसको कैसे रोका जाए, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे भूमि का जो निम्नीकरण है ना हो, भूमि का क्या जो निम्नीकरण है वो ना हो। अब उसका उपाय देखिए, जानिए। अब इसके भी कुछ उपाय हैं। देखिए, भूमि का निम्नीकरण जो 3 कारण बताया गया, ये बड़े पैमाने पर क्या ये भूमि का निम्नीकरण होता है। बड़े पैमाने पर भूमि का निम्नीकरण का ये 3 कारण है। यदि हम किसी भी खेत में पशु को चराएं, सामान्य चराएं, बहुत ज्यादा ना चराएं तो होगा नहीं, लेकिन सालों से, महीनों से, काफी लंबे समय से हम गाय भैंस बकरी को किसी खेत में चराएं तो नुकसान होगा। बहुत ज्यादा उसमें मिट्टी का खनन करें तो नुकसान होगा। बहुत ज्यादा हम जो है सिंचाई करें तो भी उससे क्या भूमि की उत्पादकता खराब हो जाती है, ठीक है। अब इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और एक बात और जान लीजिए, भूमि का जो निम्नीकरण है ये एक और कारण से होता है, वो है उर्वरकों कैसे। जैसे जब हम भूमि में बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, जब उर्वरकों यानी खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया ले लीजिए।
अब जब किसी भी खेत में बहुत ज़्यादा जब यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उससे भी भूमि बंजर होती है। कैसे होती है? उससे भूमि का नुकसान होता है। जैसे जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूट्रोफिकेशन होने लगता है। अब यूट्रोफिकेशन का देखिए, जब हम भूमि का जब उपयोग करते हैं, जब भूमि में जब हम कृषि कर रहे हैं तो हम यूरिया का जब उपयोग करते हैं, जब यूरिया का उपयोग करते हैं तो वो जल में करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कृषि कार्य किया, हमने किसी खेती में हमने यूरिया का जब उपयोग करते हैं, तो उपयोग करते समय हम जल के साथ ही उसका उपयोग करते हैं। किसी खेती में यूरिया हमने किसी खेत में हमने मान लीजिए हमने गेहूं उगाया, अब उसमें क्या हुआ, हमने या तो यूरिया छीट के हमने पानी चला दी, या पानी चला के हमने क्या उसमें यूरिया को क्या हमने छीट दिया। और जब उस यूरिया को हम जब छीट देते हैं, जो खाद आता है हमारा यूरिया उर्वरक को हम जो छीट देते हैं, उससे क्या होता है, जो यूरिया होता है उसके जो कण होते हैं, जो वो होता है, वो क्या होता है, वो जल में घुल जाता है। और जब जल में वो घुल जाता है तो जल के जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं उसमें मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, एक ग्रीन एल्गी ग्रीन एल्गी एक नाम का होता है। आप देखो जब कहीं भी बहुत ज्यादा जब पानी लगता है तो वहां पे एक हरा हरा सा कुछ सतह पर कुछ जम जाता है, जिसको हमारे यहाँ भाषण तो काई कहते हैं, लेकिन उसको क्या ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो बहुत ज्यादा जब हम खेतों में जब यूरिया का प्रयोग करेंगे, यूरिया का तभी प्रयोग करेंगे जब उसका हम पानी का क्या करेंगे, पानी के साथ ही हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। या तो पानी चला कर हम यूरिया डालें, या यूरिया डालने के बाद हम पानी चलाएं। तो यूरिया की वजह से आता है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर यूट्रोफिकेशन होने लगता है, जिसके वजह से जो ग्रीन एल्गी है, जो बड़े पैमाने पर एक ग्रीन तरह का, आप देखिए एक एल्गी, एक काई जिसको कहते हैं, वो लग जाता है, हरा हरा सा हो जाता है। उससे क्या होता है, उनको जो है बढ़ने में, उनका विकास होने में, उनका जो है विकास होने में, उनकी वृद्धि होने में यूरिया बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। और जब उनका विकास होने में, उनकी वृद्धि होने में, उनके प्रसार में यूरिया बहुत बड़ा क्या भूमिका निभाता है। और जब वृद्धि होता है, जब उनका विस्तार होता है, तो ये क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। क्योंकि पर्यावरण को ही नुकसान करते हैं। और पर्यावरण को ऐसे नुकसान करते हैं, जब ये जो काई होते हैं जो हरे हरे रंग का, आप देखो कहीं पर जम जाता है, कुछ समय बाद तो काले भी पड़ने लग जाते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो जब यूरिया जब खेतों में उपयोग करते हैं ना, तो यूरिया उनको ताकत देता है बढ़ने में, फैलने में। और जब यूरिया उनको ताकत देता है बढ़ने और फैलने में, तो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान करते हैं। अब पर्यावरण को कैसे नुकसान करें, वो क्या करेंगे, जो हमारे पर्यावरण जो ऑक्सीजन है उसको समाप्त करते हैं। यानी हमारे पर्यावरण जो ऑक्सीजन है, या वो जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं उसको समाप्त करना चालू कर देते हैं। तो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो और इनका वृद्धि किससे होगा, इनका वृद्धि यूरिया से होगा। और यूरिया से वृद्धि कैसे होगा, क्योंकि यूरिया, जो भी व्यक्ति यूरिया का प्रयोग करेगा तो या तो वो जल के साथ ही करेगा, या तो पहले खेत में वो पानी चला दे फिर यूरिया मारे, या यूरिया का प्रयोग करने के बाद पानी का चला है। और जहाँ पर पानी लगेगा, जहाँ पर पानी का जमा होगा, वहाँ पर ये जो काई होगा वो जमेंगे। और जब इनको यूरिया मिलेगा तो ये बहुत बढ़ना चालू हो जाते हैं, बहुत विकास होंगे। और जब इनका विकास होगा तो हमारे पर्यावरण के लिए ये नुकसान करेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण जो ऑक्सीजन उसको समाप्त करते हैं। और पर्यावरण में ऑक्सीजन को समाप्त करते हैं। जो ऑक्सीजन देते हैं, जो जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़, जो पेड़, उनके लिए नुकसान करते हैं। तो एक तरफ से क्या है, बहुत ज्यादा यूरिया का प्रयोग करने से हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान है। तो यूरिया का प्रयोग करने से पर्यावरण को नुकसान है। यह बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करने से जो खेत की उत्पादकता है वो कम हो जाती है। यानी जब शुरुआत में किसी खेत में जब रासायनिक खाद जैसे यूरिया है, पोटास है, अन्य खादों का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या खेत की उत्पादकता वो तो बढ़ेगी, उत्पादनता तो बढ़ेगी। और काफी लंबे समय तक उसकी उत्पादकता बढ़ी रहेगी। लेकिन एक समय बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी उत्पादकता नीचे गिरेगी। धीरे धीरे क्या उसकी उत्पादकता नीचे गिरना चालू हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया है। इसलिए किसी भी खेतों में अगर हम बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का भी प्रयोग करें तो भी हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे कृषि के लिए नुकसान है, तो भी एक समस्या है। तो भूमि निम्नीकरण अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपनी समस्या है। अब जानते हैं कि इस भूमि निम्नीकरण से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके बचने के कई सारे उपाय हैं। पहला है वनों रोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन, यानी भूमि का निम्नीकरण ना हो इसलिए वनों का रोपण। अब वनों का कैसे रोपण हो, देखिए जो भूमि निम्नीकरण होना उसमें एक कारण आता है मृदा का अपरदन। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में देखो, जब बारिश होता है तो बड़े पैमाने पर जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो भूमि के जो ऊपरी परत जो मिट्टी होती है वो क्या बहता है, और जैसे जैसे
वो पानी के साथ जब बह जाता है तो उससे क्या भूमि की जो उत्पादनता क्षमता है, जो शक्ति है, वो कम हो जाता है। तो उसको लोग कुछ लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, अपन साइड में उसको बाड़ बना देते हैं या कुछ प्रयोग करते हैं उसको रोकने के लिए, या साइड खेतों में कुछ सूखी घास, क्या मेड़ों के किनारे कुछ इस तरह से सूखी घास डाल देते हैं या अन्य चीजें कर देते हैं, जिससे क्या हो, जिससे मिट्टी का अपरदन ना हो, जिससे मिट्टी का बहाव ना हो। तो इसके कुछ उपाय हम किए जा सकते हैं जिससे भूमि का क्या हो, निम्नीकरण ना हो सके। तो भूमि का निम्नीकरण ना हो सके, इसके कुछ उपाय में हमारा रोपण कर सकते हैं। अब वनोरोपण कैसे करेंगे उसका मैं आपको उपाय देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए एक खेत है, अब इस खेत में जैसे बारिश होगा तो जो मिट्टी होगा उसका बहाव होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिट्टी का बहाव ना हो इसके लिए हम इसके पेड़ जो खेत है, इस खेत के साइड से क्या हम कुछ वृक्षों को हम क्या लगा दें, यानी क्या करें, कुछ वृक्षों को क्या हम लगा दें, कुछ वृक्षों को हम जो है लगा दें। अब इन वृक्षों को लगाने से क्या होता है, इनके जो जड़ें हैं, इनके जो जड़ें हैं वो जड़ें क्या करती हैं, वो जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं, मिट्टी को क्या करती है, एक तरह से बांध के रखती है। इसे जब बारिश होता है, जब वर्षा का समय आता है तो मिट्टी का बड़े पैमाने पर अपर्दन नहीं हो पाता, और जब अपर्दन नहीं होगा, मिट्टी का अपर्दन नहीं होगा तो भूमि निम्नीकरण नहीं होगा, और जब भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा तो इससे क्या होगा, भूमि का जब निम्नीकरण नहीं होगा तो आपकी खेत की उत्पादनता क्या बढ़ेगी, उत्पादनता बढ़ेगी। तो उत्पादनता बढ़ेगी, इसलिए उत्पादनता बढ़ाने के लिए भूमि का निम्नीकरण ना हो सके, इसलिए जैसे जो उत्तराखंड है, जो पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर भूमि का बड़े पैमाने निम्नीकरण होता है, ये जो बारिश वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी का निम्नीकरण होता है, वो क्या करते हैं, अपने खेत के चारों क्या करते हैं, कुछ ऐसे पेड़ लगाते हैं जो अपने शोर की वजह से क्या मिट्टी को क्या कटाव होने से उसको बांध कर रखते हैं, या और तरह के कुछ घासों का किस प्रयोग करते हैं जिससे मिट्टी का बहाव कम से कम हो। तो मिट्टी का जितना बहाव होगा, जितना निम्नीकरण होगा, उससे भूमि निम्नीकरण होगा, और भूमि निम्नीकरण होगा तो भूमि की उत्पादनता होगी वो कम होगी। एक तरह से हम कहेंगे कि धीरे धीरे भूमि का बंजर होना है या भूमि खराब होगी। तो भूमि का संरक्षण का एक यह उपाय हम कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह बताया गया कि जो पशुचारण की वजह से होता है, तो पशुचारों का हम सही प्रबंधन करें, यानी जो भी हमारे पास गाय भैंस बकरी है उसके चारे के लिए हम क्या उचित प्रबंधन करें। अब उचित प्रबंधन करने के लिए हम उन गाय भैंसों को, जो हमारे गाय भैंस बकरी हैं, उनको क्या खेतों में खूंटों को साथ ना बांधने की वजह से उनके जो भी घास है या जो भी चारे हैं उनको काट के क्या उनका प्रयोग करें। क्योंकि बहुत से आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग ऐसे होते हैं कि जो खेत होते हैं वो परती खेत होते हैं, या कुछ समय के लिए उन्होंने परती रख दी, उसमें क्या जाते हैं, ऐसा खेत है उसमें इधर खूंटा गाड़ देते हैं एक लकड़ी की कुछ इस तरह के, और इसमें क्या गाय भैंस जो बकरी बांधते हैं और घूम घूम के चरती है, जिससे क्या होती है, एक समय बाद क्या होता है, इस भूमि को भी नुकसान होता है अति पशु चारण से। तो ऐसा ना करते समय इसका चारे का उचित प्रबंधन करें। इसमें गायों के लिए, गाय भैंस बकरी जो भी पशु है उनके लिए चारे उगाएं, और उसको काट कर एक व्यवस्थित रूप से एक प्रबंध करके उनका भोजन की व्यवस्था करें उन पशु जानवर के, जिससे क्या भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा, और जब निम्नीकरण नहीं होगा तो इसका उत्पादन क्षमता जो वो बढ़ेगा। अब आगे देखिए, पेड़ों की रक्षक मेखला पशुचारण नियंत्रण जैसा रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब भूमि का जो है निम्नीकरण यानी मिट्टी का ना बहाव, तो कटीले पेड़ों का, कटीले झाड़ियों का, कुछ अलग तरह के घासों का अपने खेत के चारों इस तरह से क्या प्रयोग करते हैं, जिससे क्या भूमि का निम्नीकरण ना हो, भूमि का मृदा का क्या बहाव ना हो, मृदा का क्या बहाव ना, इसको मृदा अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी जब मृदा जब बारिश की वजह से जब मिट्टी बहती है, ऊपरी हिस्सा जब बढ़ता है, क्योंकि नीचे का तो माटी बहेगा ना, ऊपर का बह जाता है, इसको कहते हैं मृदा का अपरदन। और जब मृदा का अपरदन होगा तो भूमि का निम्नीकरण होगा, भूमि के उत्पादन अपने निचले स्तर तक चले जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं, कुछ लोग कटीले झाड़ियों को लगाते हैं या अन्य तरह के चीजों को लगाते हैं। लगाना चाहिए जैसे भी जिसकी स्थिति हो, ताकि कम से कम मृदा का अपरदन और भूमि का उत्पादन बढ़े। और पशु चारों का क्या उचित प्रबंधन करना चाहिए। और जो अधिक और जो खनन है कि जब मन में आया तो खेत से जाकर मिट्टी खन के उठा लें, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। इत्यादि चीजों का
विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और रासायनिक खादों का जैसे यूरिया, पोटाश, इसका भी एक लिमिट में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये यूरिया का जो प्रयोग होता है ये तो जल के साथ होता है, तो ये भी क्या पर्यावरण के एक सीमा पर नुकसान होता है। इसके जगह पर क्या जैविक खादों का प्रयोग करें। सिंचाई भी एक लिमिट में करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अति सिंचाई से भी क्या उस भूमि में क्या जो फोसल्स होते हैं वो मर जाते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए भूमि को संरक्षण के लिए, ताकि भूमि का बेकार ना हो, खेती योग्य भूमि हो। इस सब चीज़ों का करने से क्या कर सकते हैं, हम अपने खेत की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। यदि किसी खेत में आपने इस साल अगर 10 क्विंटल गेहूँ उगाया, अगर इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तो शायद हो सकता है अगले साल आप 11 क्विंटल उगा सकते हैं, उससे बढ़ेगी। अगर इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से अगर ध्यान दिया जाए तो जैविक खादों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, खनन ना किया जाए, अति पशुचारण ना हो, मृदा अपरदन ना हो, अन्य चीज़ें ना हो, इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान दें तो इससे क्या हमारा जो है फायदा कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो है एक तरह से फायदा होगा। तो ये कुछ उपाय बताए हैं भूमि निम्नीकरण को रोकने का, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने भूमि का निम्नीकरण होने से हम जो है रोक सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें ना समझे तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं कमेंट करके मैं बताऊंगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। देखिए फिर भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि को उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिसंचरण के पश्चात विसर्जित करें जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके साथ एक भूमि संबंधी अन्य जो समस्या है, जैसे कि भूमि प्रदूषण में जैसे बहुत से कंपनियां हो गए या फैक्ट्रियां हो गए, जो जल होता है उस जल का प्रयोग जो फैक्ट्री में निकले जो कचरे पानी उसका नदी में उसको शुद्ध करके उसको फिल्टर करके छोड़ें, या अन्य चीज़ों का ये प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने भूमि और जल का इसका अच्छे से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जिससे भूमि का खराब होता है। और जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि पर ही खनन कार्य, उद्योग कार्य, अन्य तरह के किसी तरह के कार्य करें। और बंजर भूमि को भी क्या कृषि योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन लंबा एक प्रयास लगेगा। इन सभी चीज़ों का संरक्षण पता है कि भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के कारण, यानी इस टॉपिक में ये जो राय चार्टर में एक टॉपिक हमारा है कि भूमि की उत्पादकता कैसे नीचे जाती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो नीचे क्यों जाती है, उससे संरक्षण के उपाय बताए गए, तो इससे क्या हम कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम मृदा के बारे में पढ़े कि मृदा क्या होती है। देखिए मृदा क्या होती है। देखिए दो शब्द में लिखता हूँ, एक शब्द लिखता हूँ मृदा, एक शब्द लिखता हूँ मृदा और मिट्टी। देखिए मृदा और मिट्टी एक ही नहीं होती है। देखिए मृदा जो होती है ना, मृदा जो होती है ये एक प्रकार का उर्वरक जैसा, उर्वरक खाद तो नहीं कह सकते, ये एक अलग प्रकार की चीज होते हैं। मृदा जहाँ पर होगा वहां पर आप जो है जैसे घास हो गया, घास हुआ, अनाज हुआ, वनस्पति, यानी जहाँ पे मृदा होगी, ये मृदा भूमि में पाता है। ये जो दोनों होता है ना, भूमि में जो मृदा होता है ये क्या ये भूमि के अंदर ही पाया जाता है। जो मृदा होता है ये भूमि के अंदर ही पाया जाता है। तो जिस भूमि में मृदा होगी उस भूमि में घास उगेगा, अनाज उग सकते हैं, वनस्पति होगा। अगर मृदा नहीं होगा तो ना तो उसमें घास उगेगा ना तो अनाज उगेगा। अनाज यानी गेहूं चावल किसी चीज का खेती नहीं कर सकते, कोई भी वनस्पति पेड़ पौधे कुछ नहीं देखने को मिलेगी। और जो मिट्टी होता है वो मिट्टी भी कहीं ना कहीं भूमि में ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मिट्टी में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो जमीनें बंजर हैं। बहुत से ऐसे जमीन जो बंजर है वहां पर मिट्टी आपकी है। बहुत से ऐसे जमीन है, बहुत से हमारे ऐसी जमीन है जहाँ पर क्या मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो जमीन बंजर है, जमीन बंजर है लेकिन मिट्टी देखने को मिलेगा। फिर भी वहाँ पर आपको घास देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं देखने को मिलती है। वनस्पति यानी कोई भी पेड़ पौधा फूल कुछ देखने को ही नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का हम अनाज नहीं उगा सकते हैं। तो भूमि कैसी है, बंजर है, बंजर भूमि है, बंजर भूमि है। और बंजर भूमि की मिट्टी हम मिला दें उसमें हम कुछ बोए तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें मृदा नहीं है। तो किसी भी भूमि में तभी कुछ होगा जब उसमें मृदा होगा। यदि मृदा है तो उसमें आप घास उगेगा, अनाज उगेगा, वनस्पति, वनस्पति के अंतर्गत ही घास आ जाता है। वनस्पति यानी घास, घास फूस जो भी है वो आपका आएगा। नहीं मृदा है तो घास फूस अनाज किसी प्रकार के पेड़ पौधे कोई वनस्पति दिखेगा ही नहीं। तो मृदा वनस्पति, मृदा और मिट्टी में आपको अंतर होता है। भूमि के अंदर मृदा ही होता है, भूमि के अंदर मिट्टी भी होता है, मिट्टी।
लेकिन जो है कि हर मिट्टी जो है मृदा होती है, लेकिन जितने भी मृदा होती हैं वो सभी मिट्टी होती है। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी मृदा होती हैं वो सभी मृदा मिट्टी होती हैं, लेकिन सभी मिट्टी मृदा नहीं थी, क्योंकि बहुत से ऐसे मिट्टी होंगे जिसमें कुछ उगेगा नहीं, क्योंकि उसमें मृदा है नहीं, उसमें कुछ हो नहीं। आप बंजर जमीन के जाओ, मिट्टी उठा के लाओ, उसमें कुछ है नहीं, उसमें मृदा है नहीं, तो उसमें कुछ उगेगा क्या? कुछ नहीं उगेगा। तो इसका भी आप क्या एक तरह से आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अब आगे के सेशन को हम देखते हैं, आगे के पार्ट को देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं जो हूँ आपको बताऊंगा। तो अब जानते हैं कि मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैंने बता दिया मृदा क्या होती है। मृदा जहाँ पर जिस भूमि में मृदा रहेगी वहाँ पर क्या होगा, आपका जो है अनाज आपका होगा, अनाज होगा, वनस्पति होगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है, ये सवाल उठता है कि मृदा संरक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो मृदा से क्या नुकसान होती है, मृदा से कैसे नुकसान होता है, मृदा को क्या नुकसान है जो हम इसकी संरक्षण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है मृदा संरक्षण को पढ़ने से पहले हम जो है मृदा संसाधन को पढ़ते हैं। हम जो है मृदा के संरक्षण को पढ़ने से पहले, हम मृदा की समस्याओं को पढ़ने से पहले हम मृदा संसाधन को पढ़ते हैं। मृदा संसाधन, हम मृदा संसाधन को पढ़ते हैं और सवाल होता है मृदा संसाधन क्या है। मृदा संसाधन को पढ़ते हैं, अब सवाल उठता है कि जो मृदा संसाधन है ये मृदा संसाधन है क्या। देखिए, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन है, यानी मृदा का पुनः बनाया जाता है, इसको नवीकरणीय किया जा सकता है, नवीकरणीय इसको किया जा सकता है। हालांकि इसको बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे तो मिट्टी अथवा जो आपकी मृदा है, तो मिट्टी अथवा जो मृदा है ये जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन आपका है जो है आपका क्या आपका जो है मृदा है। यह पौधों के विकास का माध्यम है, और ये जो होता है मृदा जो होता है पौधे के विकास का माध्यम है। यानी पौधों के विकास का क्या यह माध्यम है, यानी ये जो है पौधों के विकास का क्या एक माध्यम है। यह पौधों के विकास का माध्यम जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण देती है। और ये पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो भी जीव जंतु है, चाहे मानव को खाने के लिए अनाज चाहिए, अनाज जब तक मृदा नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा, तब तक अनाज का उगेगा नहीं, और जब तक उगेगा नहीं तो जीव नहीं। जितने भी जीव जंतु कीड़ों मकोड़े असामान्यतः मृदा से मिलता। आप जमीन में देखो, मिट्टी में देखो, बहुत सारे आपको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कहीं इस मृदा से ही अपना भोजन पाते हैं। मृदा मानव एवं सभी जीव जंतु के लिए आवश्यक है, कि जहाँ पर मृदा नहीं होगा घास नहीं होगा, घास कीड़े मकोड़े कुछ नहीं होगा। हर एक जीव जंतु क्या सबके ऊपर निर्भर है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। मृदा एक जीवंत तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा एक जीवंत तंत्र है और कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों, मान लीजिए ये जैसे जमीन है तो इतने ही जमीन है तो इतने ही मोटी मृदा को बनने में, इतने ही मोटी मृदा को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मैं नहीं, आपकी एनसीईआरटी की किताब बोल रहा है। आपका जो एनसीईआरटी का किताब उसको अगर लें तो स्पष्ट रूप से आपका जो है पेज नंबर जो है आपके पेज नंबर आपका जो 8 है उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मृदा को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा स्तंभतर शैल, जलवायु, वनस्पति आदि जैव पदार्थों और समय मुख्य कारक है। यानी इस मृदा को बनने के लिए जलवायु भी चाहिए, समय भी चाहिए, उच्चावच भी चाहिए, यानी कई सारे ऐसे कारण लगते हैं जिसकी वजह से मृदा का निर्माण होता है।
यानी लाखों वर्ष लग जाते, क्योंकि इसके लिए भौगोलिक कारण भी चाहिए, उच्चावच यानी दाब भी चाहिए, तापमान भी चाहिए, जल भी चाहिए, समय भी चाहिए, सब चाहिए। इसके वजह से ही ये क्या सेल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसी वजह से क्या वनस्पति सब कुछ चाहिए, तभी क्या मृदा का निर्माण हो सकता है। जैव पदार्थ और समय मुख्य कारण है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, प्रकृति के अनेक कारण जैसे कि तापमान का परिवर्तन हो रहा है। अब सवाल होता है तापमान का परिवर्तन क्यों हो रहा है, जैसे तापमान का परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसका मैं आपको देखिए मैं कारण बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको कारण बता रहा हूँ। देखिए जो हमारा ये पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है, जब इस पृथ्वी को जब सूर्य की जब रोशनी मिलती है, जब इस पृथ्वी को जब सूर्य की रोशनी मिलती है तो पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है, दिन भर में खूब गर्म होती है। और जब पृथ्वी जब जब सूर्य का अस्त हो जाता है और जब चंद्रमा आता है, जब चंद्रमा आता है, जब चंद्रमा आता है तो तो रात हो जाता है। जैसे हम ये कह रहा हूँ, जब सूर्य का उदय होता है तो दिन भर पृथ्वी को खूब धूप मिलता है, और जब धूप मिलता है तो पृथ्वी गर्म होती है। जैसे ही रात हुआ, सूर्य चला गया, मतलब पृथ्वी घूम गई। जब रात आता है तो पृथ्वी क्या करती है, उसने जितने भी उष्मा ले रखी थी, जितनी भी उसने उष्मा ले रखी थी, उस सभी उष्मा को क्या करती है, लगती है त्यागने, यानी उस सभी उष्मा को लगती है त्यागने लगती है, क्या त्यागने लगती है। और जब उस उष्मा को त्यागने लगती है तो पृथ्वी क्या रात में ठंडी होने लगती है। ठंडी तो कहीं, एक तो सूर्य का धूप नहीं है तो ठंडी होगी, और लगती उष्मा को त्यागने लगती है, उष्मा को त्यागने लगती है। और उसके वजह से जब उष्मा को जब त्यागने लगती है तो इतना उष्मा को त्याग देगी, उष्मा क्या को त्यागने लगती है, और इससे क्या पृथ्वी ठंडी होने लगती है। तो हमारे वायुमंडल में एक परत है, शायद ओजोन है, आप देख लियो, ओजोन, ओजोन है शायद, एक कोई परत, मुझे नाम नहीं याद रहे। एक परत है जो इस परत से क्या है, सूर्य की जितनी उष्मा टकराती है, और ये परत क्या करता है, सूर्य के द्वारा आगे जितनी भी उष्मा है उस सभी उष्मा को ये क्या रोक के रखती है। अगर ये परत को अगर हम हटा दें तो इस परत से क्या होगा कि जो पृथ्वी है दिन में 45 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर ये परत को हम हटा दें तो पृथ्वी रात में -45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। यानी पृथ्वी का तापमान दिन में अगर 40 डिग्री है और दिन में 45 डिग्री, अगर रात में 40 डिग्री सेल्सियस है, बस 5 डिग्री का ये अंतर अगर आपको देखने को मिलता है, या 3 डिग्री 4 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है, तो उसके वजह से हमारे वायुमंडल जो सौरमंडल उसमें एक परत है जो क्या करती है, जो पृथ्वी द्वारा त्यागी गई उष्मा को पकड़ के रखती है। यदि हम इस परत को हटा दें तो परत हटाने से क्या होगा, दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो रात का तापमान क्या -40 डिग्री आपको सेल्सियस देखने को मिलेगा, जो अपने आप में एक समस्या है। जीवन क्या कभी संभव ही नहीं है। तो ये क्या उष्मा त्यागती है पृथ्वी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए तो क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अब वर्तमान समय में जो हम जो है वर्तमान समय में जैसे पेड़ हो गया, पेड़ों का क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना है, यानी इसको लेना और इसको देना, यह लेती है और देती है। पेड़ों का काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। जब हम पृथ्वी पर बड़े पैमाने को पेड़ों पौधों पहाड़ों के सबको काटते हैं तो इनके क्या पेड़ों की जैसे जैसे कमी होने लगती है तो वायुमंडल में क्या जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मात्रा बढ़ने लगती है, और जितना हम मोटर वाहनों का प्रयोग करेंगे, मोटर वाहन का प्रयोग करेंगे, इंजनों का प्रयोग करेंगे, इस सबसे क्या होगा, पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो इससे तो हमको सांस लेने में तो दिक्कत होगा, साथ ही साथ में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी उतनी क्या गर्मी बढ़ेगी, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो इसी को कहेंगे वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे कि तापमान बढ़ रहा है। पिछले वर्षों आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे चीज़ों को हमको या पढ़ने या देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तो इसी की वजह से तापमान बढ़ा है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, इसी को जो है हम ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत जो है हम क्या इसको जो है रखते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ
ठीक है। तो इसको क्या, इसी की वजह से क्या तापमान बढ़ता है और ये चीज़ें क्या होने लगती है, इसलिए आप इसका जो है विशेष रूप से क्या आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो वर्तमान में कुछ ऐसी समस्या जैसे तापमान का बढ़ना और इन चीज़ों की समस्या की वजह से बहुत सारी क्या समस्याओं का जन्म हो रहा है। अब किन समस्याओं का जन्म हो रहा है आप देखिए, जैसे वर्तमान में तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पर्वत, हिमनद और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव यानी ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। यानी मृदा जैव अजैव, अजैव है यानी जैव में क्या होता है, एक ह्यूमस एक पदार्थ होता है, ह्यूमस होता है। अगर जब बहुत ज्यादा जब ह्यूमस की समाप्त होता है तो इसे क्या बंजर भूमि होने लग जमीन क्या बंजर होने लगती है। तो जो मृदा है वो जैव अजैव दोनों कारणों से बनता है। यानी जो मृदा होती है जैव प्लस अजैव दोनों के सहयोग से क्या मृदा का निर्माण होता है। इसका आप जो है विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो जैव में आपका क्या ह्यूमस हो गया और जैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। इसका जो है विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। यदि चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसका आपका जवाब देता हूँ। अब मैं इसको जो है फटाक से इरेज कर दूँ 2 मिनट के अंदर। चलिए चलिए जैव और अजैव दोनों प्रकार के संसाधन इसके बनते हैं। तो मैं आप समझ पा रहे हैं कि मृदा क्या होती है। मृदा जो होती है, मृदा रहेगी तभी कुछ उगेगा। मृदा को बनने के लिए कई सारे जलवायु हो गया, मौसम हो गया, तापमान हो गया, उच्चावच हो गया, सैल हो गया, इन सभी के निर्माण से ही मृदा का निर्माण होगा और मृदा को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वर्तमान में जो तापमान परिवर्तन हो रहा है, पर्वत है, हिमनद है इत्यादि भी कारण का कहीं ना कहीं मृदा के निर्माण में ये सहयोग कर रहे हैं। और तापमान क्यों बदल रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मोटर वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जिससे तापमान बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको तापमान ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको ही हम वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का कमेंट जरा देख लूँ। आप लोगों का किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके जरा बताइए। नहीं, चलिए किसी का भी कोई कमेंट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं डेली जो है शाम 5 बजे आप लोगों का ये लाइव क्लास चलता है। आप हमारे साथ इस लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो चीज़ें हैं सारी सारी चीज़ें क्या समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे चलती है। मृदा बनने की प्रक्रिया में निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। यानी मृदा बनने की जो प्रक्रिया है, मृदा जो बनने की प्रक्रिया, मैं पहले प्रक्रिया लिख देता हूँ। देखिए मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी जो मृदा बनने की जो प्रक्रिया के कई सारे तत्व होते हैं। मैं लिख दूं मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व। अब मृदा को बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। अब तत्व में जान लीजिए जैसे कौन कौन से तत्व हैं। जैसे उनके रंग यानी मृदा जो होगी, मिट्टी जो होगी काली होगी, लाल होगी, नीली होगी, पीली होगी, मतलब मैं अपने बता रहा हूँ एक तरह से किस रंग की होगी। दूसरा अगर आपको ले लें गहराई होगी कि लाल अगर मृदा है, लाल मिट्टी है तो कितनी गहरी तक मिलेगी। काली मिट्टी है तो कितनी गहरी मिलेगी। पीली मिट्टी है तो कितनी गहरी मिलेगी, कितनी गहराई तक मिलेगी, कितनी गहराई तक बनेगी। गठन क्या है, गठन हो गया, आयु हो गया, उनको बनने में कितना समय लगेगा, कितने समय क्या हो गए वो मिट्टी, क्योंकि बहुत सारी मृदा को बनने में समय लगता है। और सभी ऐसा नहीं कि सभी मृदा भारत में
एक समय में ही बनते हैं। कोई मृदा आगे बनता है, कोई पीछे बनता है, कोई मृदा 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 4000 साल पुराना है, ऐसा होता है। और रासायनिक और भौतिक गुण, पांचवा रासायनिक और भौतिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक और ये क्या भौतिक जो गुण है, रासायनिक और क्या है भौतिक गुण, इन आधारों पर क्या हम मृदाओं को भारत में वर्गीकरण करते हैं। इन 5 आधारों पर भारत में मृदा गुण, तो इन आधारों पर लिख दूं, इन आधारों पर भारत में मृदा का वर्गीकरण करते हैं। यानी इन आधारों पे हम भारत में मृदा का वर्गीकरण करते हैं। अब मृदा का वर्गीकरण करते हैं, कई सारे भागों में मृदा का वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि आप पहला ले सकते हैं, मैं नाम लिखवा दूं फिर पढ़ेंगे। जैसा कि जलोढ़ मृदा, पहला क्या है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है वो अभी हम आपको बताएंगे। पहले जो है सभी मृदाओं के नाम है, जलोढ़ मृदा, फिर काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लाल व पीली, ये लाल और पीली मृदा एक ही में आती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अलग मत कर दीजिए। लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, और आगे अगर देखना चाहें तो मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, और छठा देखें तो वन मृदा। तो इतने प्रकार के मृदा होते हैं, इन सभी मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या होती है। तो ये क्या है, ये भारत में क्या मृदा के क्या ये जो है प्रकार है। तो भारत में ये क्या है, ये जो है भारत में मृदा का प्रकार है। मृदा इतने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में क्या हम जो है एक संक्षिप्त में जो है ये जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो पहले बता दूं मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन सा है। उनके रंग लाल, हरा, नीला, पीला किस तरह के होंगे, गहराई कितनी होगी, गठन यानी कितने सारी चीजों से मिलकर बनेंगी, आयु यानी कितने वर्ष पुराने हैं। फिर उसके बाद रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या है, इन आधारों पर भारत में मृदा का वर्गीकरण करते हैं। जैसे पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल व पीली मृदा, ये दोनों एक ही में है, इसको याद रखिएगा, लाल और पीली मृदा एक ही है। फिर लेटराइट मृदा चौथा, पांचवा मरुस्थलीय मृदा और छठवा वन मृदा। इसके बारे में ये हम पढ़ेंगे, और ये जो है आज नहीं हम कल पढ़ेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और मैं आप लोग से कहूँगा कि डेली शाम 5 बजे कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए भूगोल का न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर आप लोग का क्लास लाई जाती है। जो बच्चे नए हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका जब पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो है हम जो है इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास उसके बाद अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, और नागरिक शास्त्र में जो कि मैंने जो है ऑलरेडी आप लोगों का 2 चैप्टर करवा दिया है। तो डेली हम 10 बजे डेली जो है हम शाम 5 बजे कक्षा 10वीं का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र विषय लेकर आते हैं, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको जो आप स्क्रीनशॉट लिख कर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, और आपने जो अपना समय दिया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।